इससे पहले जो हमने क्या पढ़ा था, कास्टिक सोडा पढ़ा था ना, मैंने पहले भी बताया था वो हमारा क्या नहीं है, सॉल्ट नहीं है, इसलिए उसके ऊपर जो भी नंबर डाला था वो थर्ड नंबर नहीं था, थर्ड नंबर ये है। फिर ये हमारा तीसरा सॉल्ट है। सबसे पहले कॉमन सॉल्ट आ गया, दूसरा ब्लीचिंग पाउडर वाला आ गया, और तीसरा सॉल्ट जो हम पढ़ रहे हैं वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा नाम समझ में आ रहा है, जिसको हम क्या करेंगे, धोने के लिए यूज करेंगे ना। अब किसको धोना है, खुद को धोना है कि कपड़े धोना है, वो बाद में रखेंगे, किसको धोना है, समझ में आ रही बात, या फिर बर्तन धोना है, ठीक है, तो धोने के लिए यूज करेंगे, बस इतना है। अब पहले केमिकल फॉर्मूला पढ़ेंगे, फिर उसके बाद केमिकल नाम देखेंगे। केमिकल फॉर्मूला में क्या आ रहा है, एक आ रहा है Na2CO3, ये डॉट, इसको क्या पढ़ेंगे, डॉट ही पढ़ेंगे, और 10 मॉलिक्यूल है पानी के। कभी ऐसा हमने फॉर्मूला देखा नहीं, हमने कभी ऐसा फॉर्मूला देखा नहीं। हमने फॉर्मूला क्या देखा हुआ है, या तो सीधे सीधे ZnO हो गया, या सीधे सीधे CuSO4 हो गया, ऐसे तो पढ़ा हुआ है ना। कभी हमने ऐसा थोड़ी पढ़ा इसके पीछे डॉट लगा के 5H2 लगा दिया है कि नहीं। ये हमारा सबसे लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का, जिसको हम क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर कहते हैं। मैंने तुमसे क्या बोला, इसका फॉर्मूला, इसका नाम क्या है, अगर फॉर्मूले की बात करूं तो Na2CO3.10H2। अब तुमको होगा कि ये 10H2 कैसे आया, अभी मैंने बताया ना कि ऐसे फॉर्मूले तो हमने पढ़े नहीं है, अभी इसको बाद में सीखेंगे, ये आ जाएगा धीरे धीरे समझ में। अगर मैं इसका नाम देखूं तो नाम क्या हो गया, ये हो गया सोडियम, ये हो गया कार्बोनेट, इसके लिए लगाया गया है डेका, डेका मतलब हो गया 10, और ये जो पानी है उसके लिए वर्ड लगा रखा है हाइड्रेट, समझ लो। तो इसका फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला, सोडियम कार्बोनेट नहीं होता, ठीक है, वो सोडियम कार्बोनेट तुम्हारा वॉशिंग सोडा नहीं है, तो तुम्हारे वॉशिंग सोडा का नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, समझ रहे हो। डेका मतलब क्या हो गया 10, और हाइड्रेट मतलब क्या हो जाता है पानी। कहने का मतलब है कि जो तुम्हारा वॉशिंग सोडा है, यानी कि जो Na2CO3 है, इसके पास 10 मॉलिक्यूल पानी के भी होंगे। मॉलिक्यूल आंखों से देख सकते हो क्या, नहीं देख सकते हो ना, तो 10 मॉलिक्यूल पानी के भी होंगे, जिससे ये नमी वाला बना रहता है। इसके अंदर हल्का सा क्या रहता है, मॉइस्चर रहता है। हम इसके अंदर पानी ऐड नहीं करते, जब इसको केमिकली बनाया जाता है, सॉरी इंडस्ट्रीज के अंदर जब इसको बनाया जाता है, तभी इसके अंदर 10 मॉलिक्यूल पानी के मिला देते हैं एक Na2CO3 के अंदर। उतना नहीं समझ में आएगा, कुछ कुछ तो समझे ना 10 मॉलिक्यूल क्या है। अभी तक का तुमको जो फॉर्मूले पढ़ाए थे उसमें एक और एडिशनल फॉर्मूला पढ़ लो कि ऐसा कुछ भी फॉर्मूला होता है। इससे पहले वाला मैंने कास्टिक सोडा पढ़ाया था, कास्टिक सोडा में क्या लिया गया था, ब्राइन सोल्यूशन लिया था कि नहीं, तो यहां पर भी हमने क्या लिया हुआ है, ब्राइन सोल्यूशन, ठीक है। पहले मैं सिंपल लिख रही हूं, उसके बाद इसमें फॉर्मूला लिखूंगी। तो ब्राइन सोल्यूशन में मैंने मिलाया है अमोनिया, क्या मिलाया है, अमोनिया, तो इसको मैंने पूरा लिखा, ब्राइन सोल्यूशन में अमोनिया मिलाया है, तो इसको मैं पूरा लिख रही हूँ अमोनिकल ब्राइन सोल्यूशन, समझ में आ रहा है। मैं इसको क्या लिख रही हूँ, मैं लिख रही हूँ कि मैंने रिएक्शन करवाई है अमोनिकल ब्राइन सोल्यूशन की, अमोनिकल ब्राइन सोल्यूशन की रिएक्शन करवा रखी है, किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, समझ रहे हो कि नहीं समझे। अब देखो अमोनिकल कहने का मतलब है कि यहां पर अमोनिया होगा NH3, ठीक है। मैं इसको थोड़ा यहां से लिख रही हूँ क्योंकि वहां पे अभी रिएक्शन आएगी, ठीक, तो मैं इसको यहां से हटा रही हूँ। अमोनिकल मतलब NH3 हो गया। उसके बाद ब्राइन सोल्यूशन तुमने पढ़ा था, क्या होता है, NaCl प्लस वाटर, इसी को तो हम ब्राइन सोल्यूशन कहते हैं। तो NaCl प्लस वाटर, इसके साथ अमोनिया जोड़ दिया, तो इस पूरे को क्या बोल दिया, अमोनिकल ब्राइन सोल्यूशन। अब इसके साथ रिएक्शन किसकी करवा दी, CO2 की करवा दी, ये वाली रिएक्शन जब करवाई तो हमें क्या मिला, हमें दो चीजें मिली, इतनी सारी चीजों में से मिलाकर सिर्फ दो चीजें मिली। एक मिला मुझे NaHCO3, थोड़ा थोड़ा फॉर्मूला लग रहा है, इसके पास H है लेकिन इसके पास H नहीं है, तो एक मुझे मिला NaHCO3, इसका क्या नाम होता है अभी देखते हैं, और दूसरा मुझे मिलेगा NH4Cl। आया कि नहीं, ये हमारे काम का नहीं होता अगले स्टेप में। हमारे ये तो पहला स्टेप था, समझ में आया नहीं आया, दोबारा बता रही हूं। पहले स्टेप में हमने क्या करवाया, हमने लिया अमोनिया, हमने लिया ब्राइन सोल्यूशन, और हमने लिया कार्बन डाइऑक्साइड। तो अमोनिया ब्राइन सोल्यूशन, अमोनिया और ब्राइन सोल्यूशन को बोल देते हैं अमोनिकल ब्राइन सोल्यूशन, समझ में आया। तो अमोनिकल ब्राइन सोल्यूशन का मैंने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाया, तो दो प्रोडक्ट मिले, एक मिला NaHCO3, ठीक है, और दूसरा मिला NH4Cl। इसका यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है, हम अब अगली स्टेप जो होगी वो यहां से स्टार्ट करेंगे। पहले इसका नाम देख लेते हैं, इसका क्या है, इसका तो नाम तुम्हें पता ही है, ऊपर लिखवा दिया। कार्बन डाइऑक्साइड का नाम तो तुम्हें पहले से पता होता है, इसका नाम है हमारे पास सोडियम, ये HCO3 को क्या बोलते हैं, बाइकार्बोनेट, याद है कि नहीं, या तो बाइकार्बोनेट बोलेंगे या फिर क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन कार्बोनेट, याद है ऐसा। तो इसका नाम मैं लिख रही हूं अभी सोडियम बाइकार्बोनेट। आया, क्या तुम्हारे सिलेबस में तुम्हें पता है कि बेकिंग सोडा भी होता है, पता है या नहीं पता, तो इसके बाद क्या पढ़ेंगे, बेकिंग सोडा, और बेकिंग सोडा यही होता है, ये क्या होता है हमारा बेकिंग सोडा, उसको अगले में पढ़ेंगे तो उसको मैं बाद में पढ़ाऊंगा। समझ में आया क्या होता है बेकिंग सोडा, आया, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, अमोनिकल ब्राइन सोल्यूशन की मैंने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाया, तो मुझे क्या मिला, सोडियम बाइकार्बोनेट, जो कि क्या बनता है, बेकिंग सोडा। आया, ठीक है। आगे ये क्या होता है, ये होता है
अमोनियम, सॉरी अमोनियम। अरे तुम्हें ये नहीं पता NH4 पॉजिटिव को क्या बोलते हैं? अमोनियम आयन। याद है कि नहीं याद है? तो इसलिए आ गया अमोनियम और पीछे क्या लग जाएगा? क्लोराइड। अरे नहीं लिखोगे चल जाएगा, बस इसको पढ़ाना था मुझे, बाकी इसको नहीं भी लिखोगे चल जाएगा। स्टेप्स तो हमारे सिलेबस में वैसे ही नहीं है, मैं अपने अकॉर्डिंग पढ़ा रही हूँ बस इसको। अब आ जाता है सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप कहां से शुरू होगा? यहां से। क्यों? क्योंकि ये फॉर्मूला थोड़े थोड़े मैच कर रहे कि नहीं कर रहे? तो मैंने लिया NaHCO3 को, अब इसको मैंने क्या कर दिया? गरम। ये किसका साइन होता है? हीट का साइन है, तो मैंने इसको गरम कर दिया। तो जैसे ही मैंने इसको गरम किया तो इसकी बॉडी से पानी जो है वो इवेपोरेट हो गया। आया? मैंने इसको जब गरम किया तो इसकी बॉडी से क्या इवेपोरेट हो गया? पानी इवेपोरेट हो गया। तो पानी के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर निकल गया। समझ रहे हो? पानी के साथ साथ क्या निकला? कार्बन डाइऑक्साइड। अभी यहाँ पे मेन प्रोडक्ट बनेगा, साथ में वाटर बाहर निकला, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। अगर इसकी बॉडी का ये जो C है वो बाहर निकल जाएगा तो ये कैसे बनेगा फिर? तो इसका मतलब मैंने यहाँ पे इसके 2 मोल लिए होंगे। आ रहा है समझ में? और फिर यहां पर क्या बना? यहाँ पे बना Na2CO3। आया नहीं आया? अब इसको बैलेंस है कि नहीं देख लो। अच्छा पहले ऊपर वाली इक्वेशन देख लो, बैलेंस है कि नहीं। यहाँ पर एक N है, यहाँ पर एक N है, टोटल यहाँ पे 3 4 5 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 4 और 1 5 हाइड्रोजन है। समझ में आ रहा होगा? ठीक है, यहाँ एक सोडियम है, एक सोडियम हो गया, एक क्लोरीन है, एक क्लोरीन हो गया। हाइड्रोजन चेक कर लेते। ऑक्सीजन टोटल कितने हैं? 3, और यहाँ पर 3 है और एक कार्बन है, तो यहाँ पर एक कार्बन आ गया। अगले वाले में चेक कर लो, कितने सोडियम है? 2। यहाँ पे कितने सोडियम है? 2। यहाँ पर कार्बन कितने हैं? 1 और 1, 2 कार्बन है, और यहाँ पे भी कार्बन कितने हो गए? 2। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन 3 4 5 6 ऑक्सीजन है, और यहाँ पर भी ऑक्सीजन कितने हैं? 6। समझ में आ रहा है? उसके बाद कौन बच गया? हाइड्रोजन। टोटल इस साइड हाइड्रोजन 2 है और इस साइड भी 2 होंगे। आ गया? तो इसका मतलब क्या है? जब मैंने बेकिंग सोडा को गर्म किया तो मेरे पास क्या मिला? Na2CO3। समझ में आया कि नहीं आया? और ये भी आधा पहुंचा है, भी पूरा पहुंचा नहीं है। आगे कि नहीं आया? तो ये इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे सोडियम कार्बोनेट। थोड़ा सा कड़वा होता है टेस्ट में। डिटर्जेंट्स या हमारे बेसिक होते कि नहीं होते? साबुन हमारे बेसिक होते हैं कि नहीं होते? अगर वॉशिंग सोडा इसको धोने के लिए यूज कर रहे हैं, चाहे कुछ भी हो, तो वो बेसिक होगा कि नहीं होगा? क्योंकि वो कड़वे होते हैं। आई बात समझ में कि नहीं? साबुन क्या होते हैं? कड़वे होते हैं, तो ये भी कड़वा होगा। तो इसकी वजह से कैसा टेस्ट आता है? हल्का सा कड़वा टेस्ट आता है। जो भी है, अब हमारी बुक में एनसीईआरटी में ये थर्ड स्टेप दे रखा है। थर्ड स्टेप क्या दे रखा है? कि जो Na2CO3 है, क्योंकि इसको अब मुझे ये बनाना पड़ेगा ना, तो इसके साथ क्या जोड़ दो? 10 वाटर के मॉलिक्यूल जोड़ दो। समझ में आया कि नहीं आया? और इस रिएक्शन का नाम होता है रिक्रिस्टलाइजेशन, यानी कि तुमने दोबारा से क्या कर दिया? क्रिस्टल। इसमें तुमने पानी के जो क्रिस्टल है इसको दे दिए। समझ रहे हो कि नहीं? पानी के क्रिस्टल तुम इस पर जोड़ रहे हो, तो इसका नाम हो जाएगा रिक्रिस्टलाइजेशन। पानी के मॉलिक्यूल इसके साथ अटैच करवाना, और ये बन जाएगा Na2CO3.10H2। आया नहीं आया भाई? और ये जो बना, ये क्या बना है हमारे पास? वॉशिंग सोडा। आया है? अब हमारी सिलेबस में सीधे लास्ट वाली प्रोडक्ट, लास्ट वाला जो स्टेप है वो दे दिया, तो अब यही नहीं बताइए कहां से आया है कि नहीं? तो बस मैंने एक्स्ट्रा सिखा दिया कि ये ऐसे बना। क्यों मैं बोल रही हूं ऐसा? क्योंकि बेकिंग सोडा के लिए हमारी बुक में रिएक्शन दे रखी है। समझ में आई बात या नहीं? तो बेकिंग सोडा के लिए जब ये रिएक्शन दे रखी है, तो बस मैंने उसको आगे बढ़ा दिया थोड़ा सा। आया? बेकिंग सोडा में ये 2 रिएक्शन है। समझिए, अभी जब बेकिंग सोडा आएगा ना, वहां पे एनसीईआरटी में ये 2 रिएक्शन दे रखी है, और वॉशिंग सोडा में सिर्फ इतना दे रखा है। ठीक है, तो मैंने सबको साथ में बढ़ा दिया एक साथ ही। आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? एक बार थोड़ा सा फिर बता रहे, फिर खत्म कर रहे हूं। अमोनिकल ब्राइन सोल्यूशन ये रहा, NH3 NaCl इसको CO2 के साथ तुमने रिएक्शन करवाई, तो तुमको सोडियम बाइकार्बोनेट और कुछ मिला था, उसको छोड़ दो, सोडियम बाइकार्बोनेट मिला। इस सोडियम बाइकार्बोनेट को जब तुमने गर्म किया तो तुमको आधा चीज मिल गया, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड, इसको छोड़ दो जो भी बना। अब ये Na2CO3 में तुमने 10 मॉलिक्यूल पानी के ऐड करवा दिए। इस प्रोसेस का नाम होता है रिक्रिस्टलाइजेशन। ये ऐसे है, रिक्रिस्टलाइजेशन, और इसमें तुमको क्या मिल गया? तुम्हारा वॉशिंग सोडा आ गया है। वॉशिंग सोडा का सारा समझ में आ गया है, जो भी हमने रिएक्शंस वगैरह पढ़ी थी। अभी हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं कि वॉशिंग सोडा हमको कैसा दिखता है, कैसा होता है, मतलब उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। सबसे पहले व्हाइट कलर का होता है, ऐसा बोला गया है कि व्हाइट कलर का होता है, क्रिस्टलाइन यानी कि क्रिस्टल्स के फॉर्म में, दाने के फॉर्म में होता है, सॉलिड होता है। ठीक है। दूसरा कैसा नेचर होता है इसका? अल्कलाइन होता है। अल्कलाइन मतलब ये पानी में डालोगे तो घुल जाएगा, तो ये अल्कलाइन नेचर होगा। तीसरा कैसा सॉल्ट होता है? बेसिक सॉल्ट होता है। ठीक है, ज्यादातर हम यहाँ पे जो भी पढ़ेंगे सारे बेसिक सॉल्ट पढ़ेंगे। और इसको कैसे बनाया जाता है? इसको कैसे बनाया जाता है? जब हम बेकिंग सोडा को गर्म करते हैं। सेकंड स्टेप याद है? अपनी नोटबुक में देखो, सेकंड स्टेप क्या लिखा था? NaHCO3
CO3 को जब तुम गर्म करते हो तो क्या तुम्हारे पास Na2CO3 बनता है, जब इसके दो मॉलिक्यूल और साथ में वाटर और CO2 भी निकल रहा है, हाँ है ना। तो ये कैसे बनाते हैं, हम कैसे निकालते हैं, जब हम बेकिंग सोडा को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो ये बनाता है, बन सकता है। आया समझ में। अब इसको कहां कहां यूज किया जाता है, तो भैया इसको बहुत जगह यूज करते हैं। सबसे पहले ग्लास की इंडस्ट्री में इसको यूज किया जाता है, कांच बनाने वाली इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, कि इसको वॉशिंग सोडा यानी कि इसको धोने के लिए। मैंने तुमसे क्या बोला, इनकी और प्रॉपर्टीज भी है जो हम यहाँ पे पढ़ नहीं रहे, तो वो प्रॉपर्टीज भी तो लगेंगी, ठीक है। तो ग्लास की इंडस्ट्रीज में इसको यूज किया जाता है, साबुन बनाने वाली इंडस्ट्री में इसको यूज किया जाता है, पेपर बनाने वाली इंडस्ट्री में भी इसको यूज किया जाता है, ठीक है। अगर पेपर में आएगा ना यूज लिखो वॉशिंग सोडा के, कोई भी दो यूज लिखना खत्म हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि सिर्फ अकेले ये नहीं आएगा कि वॉशिंग सोडा की यूज लिखो, या तो आएगा केमिकल नेम बताओ, केमिकल रिएक्शन बताओ, और उसके बाद दो यूजेस बताओ, ठीक है। तो ज्यादा नहीं आएगा, दो यूज लिख लेना। दूसरा क्या लिखा है, यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है बोरेक्स। अभी बोरेक्स क्या होता है, हमारे लैब में बीकर्स होते कि नहीं होते, टेस्ट ट्यूब्स वगैरह होते कि नहीं होते, ठीक है। और हमारे ऐसे कंटेनर्स होते हैं जिसके अंदर हम एसिड्स रखते हैं, बेसिस रखते हैं, समझे कि नहीं। और वो एसिड और बेस जो है वो उस कंटेनर को तो कुछ करते नहीं है, जिस टेस्ट ट्यूब में डालते हैं उसको भी कुछ नहीं करते, जिस बीकर में डाल रहे हैं उसको भी कुछ नहीं कर रहे। इसका मतलब उसको हमने एक ऐसे मटेरियल से बना रखा है जिसका नाम होता है बोरेक्स, समझे कि नहीं। उसको बोरासील कहते हैं। वो जिन ऐसे सारे नहीं होते, बट मोस्टली हम जो भी हम अपने लैब के अंदर इक्विपमेंट यूज करते हैं वो सब किससे बनाए गए होते हैं, बोरेक्स। अभी बोरेक्स किससे बनता है, ये बोरेक्स बनता है ये वॉशिंग सोडा से, समझ में आया। मतलब इसको बनाने के लिए, बोरेक्स को बनाने के लिए हम वॉशिंग सोडा का भी यूज करते हैं, ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ वॉशिंग सोडा ही चाहिए, इसका भी यूज करते हैं, समझ में आई बात। कुछ और कंपोनेंट भी चाहिए और ये भी चाहिए। बोरेक्स हमारा बोरॉन से बनता है, बोरॉन का नाम सुना है या नहीं, तो उससे बनता है। और साथ में हमको क्या करते हैं, थोड़ा बहुत हम वॉशिंग सोडा को भी यूज करते हैं, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगला टॉपिक क्या लिखा है, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करता है। अब ये क्या है, जो पहाड़ों का पानी होता है उसमें कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं, कुछ ऐसे सॉल्ट होते हैं जो उस पानी को हार्ड बना देते हैं, ठीक है, जिसमें साबुन काम नहीं कर पाता। तो हमें डिटर्जेंट यूज करना पड़ता है, तभी क्या होगा, वो कपड़े धुलेंगे, अदरवाइज उसके कपड़ों में अगर कोई गंदगी होगी तो साबुन से वो नहीं निकलेगा। ऐसे पानी को हम हार्ड वाटर कहते हैं। तो डिटर्जेंट यूज करने के बाद हम उस हार्ड वाटर का जो भी केमिकल थे, उस हार्ड वाटर के अंदर जो भी सॉल्ट मिलाए थे उसको हटा देते हैं। तो यानी कि हम परमानेंटली हार्ड वाटर की जो हार्डनेस थी उसको हटा दिया, अब उसको सॉफ्ट वाटर बना दिया। अब वो सॉफ्ट वाटर में आसानी से कपड़े धुल जाएंगे। आया, ये हम चैप्टर नंबर 4 के अंदर पढ़ेंगे, बस थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ लेना, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। और लास्ट में तुमको पता ही है, हमारे घरों में और जो लॉन्ड्रीज होती है वहां पर इसको क्लिनजिंग एजेंट या क्लीनिंग एजेंट की तरह यूज करते हैं। डिटर्जेंट वगैरह यूज करते नहीं करते, साबुन वगैरह बनाएगा नहीं बनाएगा, तो वॉशिंग सोडा ही तो हुआ। समझ में आया नहीं आया, कोई दिक्कत तो नहीं है। बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या लिखा है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको उसको छोड़ो, नीचे लिखो नीचे जो फॉर्मूला लिखा है पहले उसको देखो। इस फॉर्मूला में क्या लिखा है, ये NaH और CO3। Na को क्या बोलते हैं, सोडियम। H के लिए क्या लगाते हैं, हाइड्रोजन। CO3 के लिए क्या लगाते हैं, कार्बोनेट। तो NaHCO3 का ही यहाँ पर क्या बन गया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन गया। समझ में आया कि नहीं। इस हाइड्रोजन कार्बोनेट का दूसरा नाम क्या होता है, बाइकार्बोनेट। पता है कि नहीं पता, बता रखा है ना पहले तुम्हें। तो इसका नाम किसका, NaHCO3 का एक और नाम होता है, क्या नाम है उसका, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं कि इसको हम बनाते कैसे हैं। जो स्टेप पीछे था, पीछे कहां पर, वॉशिंग सोडा में, वही सेम स्टेप यहां पर भी है। सबसे पहले यहां पे क्या लिखा है, अमोनिकल ब्राइन सोल्यूशन। अमोनिकल का मतलब क्या होता है, अमोनिया यानी कि NH3। ब्राइन सोल्यूशन मतलब क्या होता है, नमक का पानी, है ना, नमक का घोल, नमकीन पानी जिसको बोलते हैं। इसके साथ किसकी रिएक्शन करवा दी जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड की। ये सेम वही रिएक्शन है जो हमने पहले पढ़ी हुई थी, ठीक है। और क्या बनता है यहाँ पर से, दो चीजें बनती है, एक बनता है NaHCO3, यही तो बनता है, और दूसरा क्या बनता है हमारे पास, NH4Cl। याद है, कुछ समझ में आ रहा है, ऐसा कुछ हमने पढ़ा था या नहीं पढ़ा था। ये जो बना, क्या यही हमारे पास ये लिखा हुआ है, हाँ है ना। तो इसका मतलब एक ही स्टेप में क्या हो जाता है हमारा, ये जो बेकिंग सोडा है वो बन जाता है। समझ में आया कि नहीं आया। तो ये क्या है, ये जो तुमने पूरी लिखी, ये क्या है, इसकी केमिकल रिएक्शन। क्या है ये, केमिकल रिएक्शन। तो तुमसे अगर पूछा जाएगा केमिकल रिएक्शन लिखो बेकिंग सोडा बनाने का, तो ये पूरी रिएक्शन जो है वो केमिकल रिएक्शन है। समझ में आया कि नहीं आया। जिसमें ये जो है, ये इसका नाम क्या है, बेकिंग सोडा, जिसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका नाम पता ही है, अमोनिया। ये हो गया नमक और ये हो गया पानी। इस पूरे को क्या बोला गया है, अमोनिकल ब्राइन सोल्यूशन। ये क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड। समझ में आ गया है। इसको क्या बोलते हैं, कोई जरूरत नहीं है, बाकी तो लिख ही लिया है तुमने, ठीक है। अब हमें क्या करना है, क्या होता है इसके बारे में आगे कुछ चीजें पढ़नी है। सबसे पहले एक होता है वॉशिंग सोडा, होता है कि नहीं होता, और एक होता है बेकिंग सोडा। वॉशिंग सोडा मतलब कहाँ यूज करेंगे,
कपड़े धोने के लिए, मेन वॉशिंग मतलब किसी चीज को धोने के लिए। दूसरा क्या हो जाएगा हमारे पास, बेकिंग सोडा। इसको कहाँ यूज करेंगे, खाना पकाने के लिए, ठीक है, खाने में इसको यूज करेंगे। अब सोडा तो दोनों में ही है, सोडियम और सोडा, सोडियम और सोडा। मैं इसलिए बता रही हूँ कि तुम्हें फॉर्मूला कैसे याद करना है, किसका फॉर्मूला, बेकिंग सोडा का और वॉशिंग सोडा का। समझ रहे हो फॉर्मूला कैसे याद करना है, पहले वो सिखा रही हूँ। क्या हमारे पास वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला ऐसा लिखा हुआ था, लिखा था कि नहीं लिखा था। इसके पास क्या है, 10 मॉलिक्यूल पानी के भी है कि नहीं। अब वॉशिंग सोडा लिखा है तो पानी चाहिए ना किसी चीज को धोने के लिए कि नहीं। तो ऐसे याद रखना कि इस सोडा में तुमने क्या मिला रखा है, पानी के मॉलिक्यूल्स मिला रखे हैं, इससे तो तुम धोगे पानी को, जो भी चीज तुम्हें धोना है। समझ रहे हो। और सोडा सोडियम लग रहा है कि नहीं लग रहा, तो इसके पास भी Na है, समझे कि नहीं। और इस वाले के पास भी क्या है, Na है। बाई कार्बोनेट मतलब कि HCO3, पता है कि नहीं पता। और कार्बोनेट मतलब CO3, याद रहेगा। इसका नाम बताओ तो, केमिकल नेम क्या है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। समझ में आ रहा है कि नहीं। अरे 10 को क्या बोलते हैं, डेका, कल लिखवा रखा है, सिर्फ सोडियम कार्बोनेट मत लिख देना, ये हमारा वॉशिंग सोडा नहीं होता, ठीक है। पूरा इसको बोलोगे तो ये वॉशिंग सोडा होगा। समझ में आया, ठीक है। अब क्या करना है, हम बेकिंग सोडा को किस में डालते हैं, खाने में डालते हैं, ठीक है। तो इसको जब हम खाने में डालते हैं, फिर से लिख रही हूं यहाँ पे, मैं क्या लिख रही हूं, मैं ये लिख रही हूं कि तुमने मुझसे बोला कि ये जो NaHCO3 है, जिसका नाम क्या है, बेकिंग सोडा है कि नहीं। इसको हम कहां मिलाते हैं भैया, खाने में मिलाते हैं। क्या कच्चे खाने में मिलाते हैं, पके हुए खाने में मिलाते हैं। पके हुए खाने में खाना पक जाता है तो उसके बाद ऊपर से हल्का बहुत थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाते हैं क्या, कच्चे खाने में मिलाते हैं ना, यानी कि जिसको हमें पकाना है अभी, उस वाले खाने में मिलाएंगे। तो यानी कि इसको क्या करेंगे भैया, गर्म करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे ना। मैं क्यों बढ़ा रही हूँ अभी समझ जाओगे। इसको जब मैंने गर्म किया, ये तो कल वॉशिंग सोडा का सेकंड वाला स्टेप है, याद है कि नहीं, सेकंड वाला स्टेप। जब हम NaCO3 को क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो क्या मिलता है, Na2CO3 मिलता है, और क्या मिलता है, पानी मिलता है, और क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। समझे कि नहीं समझे। तो अगर मैं इसको खाने में मिला दूं, किसको, बेकिंग सोडा को खाने में मिला दूं, खाने को तो गर्म करूंगी ना। कच्चा खाना मतलब अभी वो पूरी तरीके से पका नहीं है, उसको मुझे पकाना है अभी। और अगर मुझे पकाना है तो जब मैंने उसको हीट करना है तो ये इस वाली रिएक्शन के अंदर चले जाएगा, ठीक है। और अगर इस रिएक्शन के अंदर चले गया, CO2 निकला, CO2 क्या करेगा, उस चीज को फुला देगा। इसको कहाँ यूज करते हैं हम, केक बनाने में, पता ही होगा है ना। नहीं पता है तो तुमने कभी ना कभी तो सुना होगा, ब्रेड बनाने में हम किसका यूज करते हैं, बेकिंग सोडा को। केक बनाने के लिए यूज किसका करते हैं हम, बेकिंग सोडा। समझ रहे, भटूरे उसको फुलाने के लिए किसका यूज करते हैं हम, बेकिंग सोडा। फ्लफी का मतलब क्या होता है, फ्लफी का मतलब क्या होता है, फूला हुआ। समझ रहे हो मेरी बात। और स्पॉन्जी का मतलब क्या होता है, जो स्पंज की तरह सॉफ्ट लगे हमें। समझ रहे हो। तो ये जो CO2 है, इसके निकलने की वजह से क्या होता है कि जो खाना है, जो तुम बना रहे हो, तुम जिसको भी बना रहे हो, चाहे तुम केक बना रहे हो, चाहे ब्रेड बना रहे हो, चाहे तुम भटूरे बना रहे हो, चाहे तुम पकौड़े ही क्यों ना तल रहे हो, जिसको भी बना रहे हो वो, अब पकौड़े तो भैया कौन से फूल जाते हैं, बट अगर ज्यादा बैटर अगर गाढ़ा हो तो वो भी तो फूलते ही है, पता है नहीं पता। अगर बैटर गाढ़ा हो, जिसमें तुम इसको घोल के, घोला, अरे जो घोल होता है, अगर तुम ऐसा लिक्विड, वो अगर गाढ़ा होगा तो तुम जब इसको तलोगे वो भी तो फूला फूला ही बनेगा, पता होगा ना। और अगर तुमने बैटर ही पतला बना रखा है तो वो कहां से फूलेगा। अच्छा जो भी है, मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं। हाँ, तो हम जब भी इसको किसी भी खाने में मिलाते हैं, उसको जब हम हीट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, जिससे वो चीज फूल जाती है और वो सॉफ्ट बन जाती है। समझ रहे हो। अब लेकिन दिक्कत क्या है, ये बन गया Na2CO3। और Na2CO3 अभी मैंने थोड़ी देर पहले यहाँ पे क्या लिखा था, वो तो मेरा क्या बनता है, आगे जाके वॉशिंग सोडा बनता है कि नहीं बनता। तो इसी से तो बनेगा वॉशिंग सोडा। और इसका कैसा टेस्ट होता है, कड़वा टेस्ट होता है। इसका टेस्ट कैसा होता है, कड़वा। अगर तुम बेकिंग सोडा खाने में मिला दोगे, खाना फूलेगा जरूर, ठीक है, फ्लफी भी बनेगा, सॉफ्ट भी बनेगा, लेकिन उसका टेस्ट कैसा आ जाएगा, कड़वा। समझ रहे हो कि नहीं। मैंने तुमसे बोला ये बनाना, इसकी वजह से क्या बनेगा, इसकी वजह से कड़वा टेस्ट आएगा। तो हम खाने के अंदर बेकिंग सोडा को एज इट इज नहीं मिलाते हैं, क्योंकि अगर मैंने बेकिंग सोडा को एज इट इज मतलब दुकान से लेकर आई और खाने में मिला दिया, ऐसे ही मिला दिया, तो मुझे कड़वा टेस्ट आने लग जाएगा उस खाने का जो भी मैंने बनाया है। तो पहले इसको हमें किसी दूसरे चीज में कन्वर्ट करना पड़ता है। समझ में आ रही बात। अगर मैं दुकान से बेकिंग सोडा लेकर भी आ गई हूं तो मैं उसके साथ कुछ और चीज भी मिलाऊंगी घर में, उस खाने के अंदर। ज्यादा नहीं मिलाना, थोड़ा सा मिलाना है, ताकि इसका रूप चेंज हो जाए और एक कड़वा चीज ना बने। और कड़वा नहीं बनेगा तो हमको भी टेस्ट में कड़वा नहीं लगेगा। समझ में आया कि नहीं। जो ये दूसरी चीज में कन्वर्ट होगा उसका नाम होता है बेकिंग पाउडर। आया, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, बेकिंग पाउडर में कन्वर्ट होता है। दोबारा यहां पर मैं अब क्या लिख रही हूं, मैंने यहां पे लिखा था मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बेकिंग सोडा।
तो तुमने बेकिंग सोडा वाली प्रोसेस देखी कैसे बनी हमारे पास, ठीक है। केमिकल रिएक्शन ये रही बेकिंग सोडा की। अब मैंने अगर इसको खाने में डाल दिया तो ये बन जाएगा, बाकी सब ठीक है, लेकिन ये भी बन जाएगा जिसकी वजह से खाना कैसा लगेगा हमको, कड़वा लगेगा। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस कड़वे वाले टेस्ट को हटाना है। मैं चाहती हूं कि मैं बेकिंग सोडा ही यूज करूं, लेकिन मुझे उसका टेस्ट कैसा ना आए, कड़वा ना आए, ठीक है कि नहीं। तो मैंने क्या करा, मैं यहां से स्टार्ट कर रही हूं। मैंने क्या करा, ये जो था थोड़ा सा मैं नीचे से लिख रही हूँ क्योंकि अभी इसके ऊपर हेडिंग आएगी, ठीक है। तो मैं इसमें क्या कर रही हूँ, ये है मेरे पास क्या, बेकिंग सोडा, ठीक है। इसमें मैंने क्या मिला दिया, इसमें मैंने मिला दिया H पॉजिटिव। H पॉजिटिव क्या होता है, H पॉजिटिव कहां से मिलता है, H पॉजिटिव एसिड से, है वाटर, वाटर। H पॉजिटिव कहां से मिलता है, एसिड से। मोस्टली तो एसिड ही निकालते हैं ना H पॉजिटिव। अब मैं इसमें एसिड अगर मिला दूं, अब कौन सा एसिड, एसिड तो बहुत सारे, HCl होता है, वो खाना बनने की बजाय जल जाएगा ना, खराब हो जाएगा ना पूरा। तो कौन सा एसिड जिसको हम खा सकते हैं, आ रही बात समझ में कि नहीं। तो यहां पर मैंने एसिड मिलाया, कौन सा एसिड, यहाँ पे देखो नहीं, बस यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एडिबल एसिड। कौन सा एसिड, एडिबल, जिसको तुम खा सकते हो। अब कौन सा एसिड खा सकते हो, नींबू खा सकते हो कि नहीं खा सकते हो, हल्का सा थोड़ा सा उसका रस डाल दिया इसमें, ठीक है कि नहीं। और या फिर तुम विनेगर खाते हो, है कि नहीं, उसका थोड़ा सा रस डाल दिया। इमली की चटनी आती है ना, तो इमली की चटनी यानी कि टार्टरिक एसिड होता है कि नहीं होता, उसमें हल्का सा छोट, मतलब बहुत ही कम मिलाना, यानी कि पूरा इमली चटनी बना दे, केक बना रहे थे पूरा खट्टा बन गया हो। हाँ हाँ, दही मिला सकते हो, दही भी मिलाते हैं, कभी देखा है, जब कभी अगर तुमने केक बनाया तो उसमें हल्का सा दही भी मिलाते हैं, पता है कुछ ऐसा कि नहीं, समझ में आ रही बात या नहीं। तो यानी कि तुमने एक ऐसा एसिड मिलाना है जो क्या क्या प्रोड्यूस क्या निकालता है, सॉरी, एक ऐसा एसिड मिलाना है जो खाने लायक होता हो, समझे कि नहीं। बस इसको मिला दिया। अब होगा क्या, यहाँ पे जो भी बन रहा है उसको छोड़ो, यहां पर तो वाटर ही बनेगा, यहां पर भी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, यहां पर जो बनता है उसका नाम होता है बेकिंग पाउडर। समझ में आ रहा है कि नहीं, यहाँ पे जो बन रहा है उसका नाम क्या होता है, बेकिंग पाउडर। तो हम अपने खाने में किसको मिलाते हैं, बेकिंग सोडा को मिलाते हैं कि बेकिंग पाउडर को मिलाते हैं, बेकिंग पाउडर। समझ में आ रही बात या नहीं, क्योंकि हमें पता नहीं होता ये चीज कि हमने सोडा के साथ साथ क्या मिला दिया, हल्का सा दही या हल्का सा नींबू का रस या हल्का सा विनेगर या फिर इमली की चटनी, समझे, हमें पता नहीं होता। हमें जो जो इंग्रेडिएंट्स बताए जाते हैं कि ऐसा सा मिलाना होता है, मिला देते हैं। जबकि हमने बेकिंग सोडा के साथ रिएक्शन नहीं करवाई, हमने किसके साथ रिएक्शन करवा दी है, बेकिंग पाउडर। हमने खाने में मिलाया क्या, बेकिंग पाउडर ना, क्योंकि मैंने बेकिंग सोडा के साथ थोड़ा सा क्या मिला दिया, एडिबल वाला एसिड मिला दिया, खाने वाला एसिड। समझ पा रहे हो या नहीं। तो बना क्या, बेकिंग पाउडर बना। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, हमारी बुक में नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ लिखा है कि बेकिंग पाउडर है, ठीक है। अब बेकिंग पाउडर की जगह पर एक और चीज लिखा है बुक में, वो लिखा है सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। अब ये होता क्या है, इसको छोड़ दो, इसको बस ऐसे लिखे रहने दो अगर लिखा है तो, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। जब हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे ना, तो वहां पर ये वापस आएगा, एसिड तो नहीं होगा बट सोडियम सॉल्ट ऐसा करके कुछ वापस आएगा। और देखो सोडियम भी है, सॉल्ट भी है, ऐसा कुछ है कि नहीं है, हम इसको बाद में सीखेंगे चैप्टर नंबर 4 में ये होता क्या है करके। आ रही बात समझ में कि नहीं। हाँ, तो अभी मैंने तुमसे क्या बोला, पूरे रिएक्शन एक बार दोबारा से स्टार्टिंग से पढ़ रहे। बेकिंग सोडा का अगर केमिकल फॉर्मूला देखा जाए तो NaHCO3 होता है, नाम इसका होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट, समझ रहे हो या नहीं। उसके बाद इसको इस तरीके से भी याद कर लो कि बाइकार्बोनेट किसमें था या किसमें नहीं है, कंफ्यूज हो जाओगे तो फिर से। बेकिंग सोडा किससे शुरू हो रहा है, बी से शुरू हो रहा है ना, बाइकार्बोनेट भी किससे शुरू हो रहा है, बी से शुरू हो रहा है। तो बेकिंग सोडा में हम क्या मिलाते हैं, बाइकार्बोनेट, मतलब सॉरी, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, बाइकार्बोनेट वाला। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है। और बाइकार्बोनेट मतलब HCO3 नेगेटिव, आ रहा है। तो Na पॉजिटिव और HCO3 नेगेटिव की बॉन्डिंग करवा दी, NaHCO3 बन गया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। क्योंकि वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, फॉर्मूला क्या था। यहाँ पे कोई वाटर की मॉलिक्यूल नहीं है, वहां पे वाटर की मॉलिक्यूल थे, किसमें, वॉशिंग सोडा में, ठीक है। आगे आ जाओ, कैसे हम बेकिंग सोडा को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं यानी कि बना रहे हैं। तो हमने लिया अमोनिकल ब्राइन सोल्यूशन, कार्बन डाइऑक्साइड मिलाया, सेम वही प्रोसेस है जो किसके अंदर पड़ा था, वॉशिंग सोडा के अंदर। क्या बना, बेकिंग सोडा बना और अमोनिकल क्लोराइड, मतलब कुछ बना, NH4Cl, नहीं पढ़ोगे कोई बात नहीं, ये बन गया। अगर मैंने इसको, क्वेश्चन आएगा सीधे कि हम बेकिंग सोडा को खाने में मिलाते हैं कि बेकिंग पाउडर को मिलाते हैं, समझ रहे हो कि नहीं समझे। तो हमारे खाने में किसको मिलाना पड़ता है, बेकिंग पाउडर को। अब बेकिंग पाउडर बनता कैसे, बेकिंग सोडा की रिएक्शन किसके साथ करवा दी जाती है, खाने वाले एसिड के साथ करवा दी जाती है, तो वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, बेकिंग पाउडर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। CO2 तो यहाँ पे भी निकल रहा है ना। अभी बेकिंग पाउडर जो है ये नहीं होगा, ये जब ये नहीं है कोई और चीज है वो, तो इसकी बॉडी का जो खट्टा, सॉरी कौन सा देता है ये, कड़वापन, जो इसकी बॉडी का जो कड़वापन था वो फील ही नहीं होगा। फिर आई बात समझ में कि नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे भी निकल रहा है, यहाँ पे भी निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड से क्या होगा, वो चीज फूलेगी यानी कि फ्लफी बनेगी और साथ में क्या बनेगा, उससे स्पंजी बनेगा।
आया कुछ की नहीं? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पर। अगर क्वेश्चन आता है क्यों हम बेकिंग सोडा यूज नहीं करते खाने में जबकि हम बेकिंग पाउडर यूज करते हैं, तो आंसर क्या लिखोगे? जब बेकिंग सोडा को खाने में मिलाया जाता है, उसका हीट करते हैं, उसको जब हीट करते हैं तो इस वाली रिएक्शन को दिखाता है। इस वाली रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, लेकिन ये जो बन रहा है ना, ये Na2CO3, इसकी वजह से कैसा टेस्ट आ जाता है? बिटर टेस्ट आ जाता है, जिस वजह से हम इसको यूज नहीं करते। आया नहीं आया? ठीक है, ये वाली प्रोसेस भी पूरी समझ में आ गई। इसमें लाइन लिख देती हूँ। लाइन क्या लिखना है इसमें? यहाँ पे लिखा है ना मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बेकिंग सोडा, तो यहाँ पर हेडिंग बढ़ जाएगी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ या मैन्युफैक्चर ऑफ, जो भी तुम लिखना चाहो, मैन्युफैक्चर ऑफ बेकिंग पाउडर। कोई दिक्कत है यहां तक का? समझ में आ गया है? और ये सारे सॉल्ट्स हमारे चैप्टर में जितने भी हैं, 5 सॉल्ट्स है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, किसी को भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, 5 सॉल्ट है और एक क्या है? वो कास्टिक सोडा वाला, बेस वाला। ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है। चलो फटाफट से इतना नोट करो, फिर इसके बाद यूजेस पढ़ते हैं इसके। बेकिंग सोडा के क्या पढ़ने हैं? यूजेस पढ़ने हैं। वो जो पढ़ा था वही लिख रहे हैं बस। सबसे पहले केक और ब्रेड में, केक और ब्रेड को बनाने में इसको यूज किया जाता है। केक और ब्रेड को क्या बनाना है भैया? सॉफ्ट और स्पंजी बनाना है। समझ रहे हो कि नहीं? क्यों होता है ऐसा? केक और जो ब्रेड है वो सॉफ्ट और स्पंजी क्यों बनते हैं? क्योंकि यहाँ पर CO2 रिलीज होता है, इस वजह से वो केक और जो ब्रेड है वो सॉफ्ट और स्पंजी बनते हैं। समझ में आ रही बात या नहीं? तो यहाँ पे इसको यूज किया जाता है। पता है ना ये चीज? CO2 निकला था ना, तो वो क्या करेगा? केक को और या फिर ब्रेड को, जो भी तुमने खाना बनाया, उसको सॉफ्ट और स्पंजी बनाएगा। दूसरा किसकी तरह यूज किया जाता है? एंट एसिड। एंट मतलब क्या होता है? अगेंस्ट में। एसिड मतलब तो एसिड हो गया। एसिड के अगेंस्ट में इसको हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि सारे के सारे बेसिक सॉल्ट है जो हम पढ़ रहे हैं, वो सारे कैसे सॉल्ट है? बेसिक सॉल्ट है। तो अगर मुझे एसिडिटी हो रही है तो हल्का सा मैंने इसको पानी में घोलकर पी लेना है और मेरी जो एसिडिटी है थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। समझ रहे हो कि नहीं? तो इसलिए इस बेकिंग सोडा को किसकी तरह मान रखा है? एंट एसिड की तरह माना गया है। आया? एंट मतलब क्या होता है? अगेंस्ट। एंटी पढ़ा नहीं है क्या? एंटी, एंटी का मतलब क्या होता है? अगेंस्ट। और ये एसिड मतलब क्या होता है? एसिड। एसिड के अगेंस्ट में काम करने वाला एंटासिड हो जाता है। सोडा एसिड, इसको छोड़ो, ये इसको छोड़ो, सीधे सीधे क्या लिखा है? फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर पता है ना? लाल कलर का डब्बा लगा होता है, स्कूल्स में, गाड़ियों में भी लगता है, बसेस वगैरह में, है ना? तो ये जो लाल कलर का डब्बा है उसी को फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं। तो उसके अंदर भी बेकिंग सोडा को क्या कर रखा है? मिला रखा है। आया समझ में कि नहीं? क्यों? क्योंकि CO2 गैस निकालता है ना। अगर मैंने इसको, जैसे इसको हीट मिलती है तो ये CO2 गैस बनाता है कि नहीं बनाता? कहीं पे आग वाग होगी तो इसको छिड़का, अगर ये नहीं कि ये पूरा का पूरा बेकिंग सोडा ही भरा हुआ है इसके अंदर, और अदर गैसेस भी होती हैं और अदर चीजें भी होती है, लेकिन कहीं पे आग वाग लगी, सीधे इसको छिड़का, जैसे हम इसको छिड़केंगे तो होगा क्या? इसके अंदर अगर बेकिंग सोडा जो पड़ा हुआ है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? अभी जहां पे लिखा हुआ था, क्या लिखा था? Na2CO3, H2O और कार्बन डाइऑक्साइड बना था कि नहीं? अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा वो उस आग के चारों तरफ लग जाएगी, और आग या कोई भी चीज या कोई चीज बर्न होती है तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है ना, तो ऑक्सीजन की सप्लाई हो जाएगी कम, तो चले वो चीज जो जल रही थी वो जलेगी नहीं, फिर वो बुझ जाएगी। समझो कि नहीं? कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में थोड़ी जलता है कोई चीज। आया? क्या पढ़ा या नहीं आया? अरे थोड़ा बहुत भी नहीं आया तो इतना लिखना, सीधे सीधे फायर एक्सटिंग्विशर में क्या करते हैं? इसको यूज करते हैं। लास्ट तो बताइए क्या बोला? खाने को बहुत ज्यादा कुरकुरे बनाने के लिए, यानी कि क्रिस्पी बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? बेकिंग सोडा को यूज करते हैं। अगला जो हम क्या पढ़ रहे हैं? सॉल्ट। हमारा लास्ट सॉल्ट है ये। ठीक है, इसके बाद बस एक ही टॉपिक बचा है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, फिर चैप्टर खत्म। तो सॉल्ट का नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये इसका कॉमन नेम है जो हम इसको प्यार से बोलते हैं। वैसे इसका केमिकल नेम पढ़ने से पहले क्या पढ़ेंगे? केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला क्या लिखा है? CaSO4। CaSO4 है, CuSO4 नहीं है। CaSO4 डॉट हाफ H2O। समझ लो कि नहीं? नाम कैसे पढ़ेंगे? कैल्शियम सल्फेट। ये जो हाफ लिखा है, हाफ को उन्होंने हेमी बोला गया। सेमी पढ़ा है ना? सेमी के लिए हेमिस्फेयर वर्ड पढ़ा होगा, पढ़ा है कभी? हेमिस्फेयर भी हाफ ही तो होता है कि नहीं होता? और सेमी सर्कल बोला है, सेमिस्फेयर तो कभी बोला नहीं, बट हेमिस्फेयर तो सुन रखा होगा, उसका मतलब तो हाफ ही होता है। तो इसका मतलब ये जो हाफ है उसके वर्ड क्या लगा रखा है? हेमी। और पानी के मॉलिक्यूल के लिए क्या लगा रखा है? हाइड्रेट। याद है? समझ में आ रहा है क्या लिखा हुआ है? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब केमिकल रिएक्शन मतलब कि जो तुम्हारा प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो किससे बना है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम सुना है कभी? पहले सुना है? कहाँ यूज होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस? पीओपी सुन रखा है कि नहीं? पीओपी तो शॉर्ट में नाम हो गया। कहाँ यूज हो रखा है? फॉल्स सीलिंग। अरे यहाँ तो है नहीं। जब एक एक्चुअल में आजकल क्या हो गया, बहुत ज्यादा जो मॉडर्न हाउसेस हो गए, इसमें क्या है, ऊपर क्या लगाते हैं? फॉल्स सीलिंग लगाते हैं, जिसमें लाइटिंग्स वगैरह भी लगाते हैं, है ना? पता है कि नहीं पता? एक्चुअल छत तो कुछ और है, उसके नीचे अलग से एक छत जैसा डिजाइन बनाकर बनाते कि नहीं बनाते, उसको हम क्या बोलते हैं? फॉल्स सीलिंग बोलते हैं। जो किससे बना रखा है? इसी से बना रखा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस से। और हमारे इसमें जब गणेश चतुर्थी वगैरह होती है ना, यहाँ पे मूर्तियां देखी तुमने बनते हुए? छोटे छोटे बच्चों की मूर्ति, छोटे छोटे बच्चों के लिए डॉल्स बनाई जाती है या फिर खिलौने बनाए जाते हैं,
या फिर मूर्तियां बनाई जाती हैं छोटी छोटी, ठीक है, वो सब भी किससे बने होते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस से बने होते हैं। वो भी नहीं पता, जब कभी हाथ फ्रैक्चर हो जाता है तो डॉक्टर एक अगर हाथ फ्रैक्चर हो गया, बोन्स टूट गई है, तो डॉक्टर एक क्या लगाता है? व्हाइट कलर की पट्टी जैसा लगाता है और कहता है हाथ को हिलाना मत, और एक बैंडेज जैसा लगा के रखता, मतलब इसमें तो पूरी पट्टी बनी होती है और गले में भी एक पट्टी बांधी रहती है, कहते हैं इसको हाथ को हिलाना मत, उसको सेट होने देना। बोलते कि नहीं बोलते? तो वो भी जो हाथ में लगाया जाता है वो भी क्या होता है हमारे पास? प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, समझे? तो उसका फॉर्मूला ये होता है, क्या है इसका नाम? कैल्शियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट मत बोल देना, क्या है? कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ एचओ, यानी कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इसका नाम है। बनाते किससे हैं? इसको बनाया जाता है एक, पहले मैं इसका फॉर्मूला लिख रही हूं, यह है कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2, समझ रहे हो कि नहीं? कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2, इसका नाम क्या है थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। इसको हम हीट करते हैं, क्या करते हैं? हीट। लेकिन इस हीट की ना वैल्यू होती है, क्या होती है? वैल्यू होती है, फिक्स वैल्यू होती है। फिक्स मतलब कि क्या है? मैंने इसको हीट कर रखा है 100 डिग्री सेल्सियस पे। किससे हीट कर रखा है? 100 डिग्री सेल्सियस पे, या फिर 373 केल्विन पर, या फिर कितने पर? 373 केल्विन। तुम्हें पता है डिग्री सेल्सियस और केल्विन के बीच का रिलेशन? केल्विन कितने बराबर होता है? डिग्री सेल्सियस प्लस 273, पता है कि नहीं पता? यहाँ पे कितना डिग्री सेल्सियस दे रखा है? 100, तो 100 डिग्री सेल्सियस प्लस 273, तो कितना हो जाएगा टोटल आंसर? 373। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो मैंने क्या बोला, इसको या तो 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करेंगे या फिर 373 सेल्सियस डिग्री 373 केल्विन पे गर्म करेंगे। किसको? इस वाले को। जैसे गर्म किया, इसके जो पानी के मॉलिक्यूल है वो उड़ेंगे, है कि नहीं? मुझे फॉर्मूला ये बनाना है, तो इसका मतलब इसमें से अगर हाफ यहां बच गया, तो कितना बाहर निकला होगा? 3/2 होगा कि नहीं होगा? हाफ बच गया तो 3/2 बाहर निकला होगा। वो भी समझ में नहीं आ रहा, दो थे ना, दो थे ना, तो मैं लिख सकती हूँ 0.5 यहां बचा तो 1.5 यहां बचेगा ना। अरे 3/2 को कट करोगे तो 1.5 ही तो आएगा, हाँ है ना? तो अगर ये 2 था, इसमें से 0.5 यहां बचा, यहां कितना बचा? 1.5। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो इस तरीके से हम किसको बनाते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाते हैं। किससे बनाया गया? ये जो तुमने यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, इसका नाम होता है जिप्सम। क्या होता है इसका नाम? जिप्सम। इसका नाम क्या है? जिप्सम, SUM। समझ में आया कि नहीं आया? अगर मुझे इसका क्या बोलना है, साइंटिफिक नेम बोलना है, यानी कि केमिकल नेम, तो बताना जरा मैं क्या बोलूंगी इसका केमिकल नेम। जैसे इसका केमिकल नेम था कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, वैसे इसका केमिकल नेम क्या हो जाएगा? डबल हाइड्रेट। वेरी गुड, कौन बोल रहा है ये डाई वाला? हाँ, कैल्शियम सल्फेट क्या लग जाएगा इसका नाम? डाई हाइड्रेट। समझ रहे हो कि नहीं? डबल हाइड्रेट नहीं, डाई हाइड्रेट। ठीक हो गया? तो कैल्शियम सल्फेट डाई हाइड्रेट इसका नाम हो जाएगा। तो ये होता है जिप्सम। ठीक है, जिप्सम को इतने डिग्री सेल्सियस या इतने केल्विन में हीट करते हो तो ये बन जाता है पानी, और एक्स्ट्रा जो है वो अलग हो जाता है। समझ में आया कि नहीं? अब ये तो हो गया केमिकल रिएक्शन। किसकी केमिकल रिएक्शन? प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की। ये होता है पाउडर फॉर्म में। किस फॉर्म में होता है? पाउडर फॉर्म में होता है। ये तो इंडस्ट्री के अंदर कर रखा है, ये हम खुद नहीं कर सकते, हमें जिप्सम नहीं मिलेगा बाहर से, ये तो इंडस्ट्री के अंदर हो रखा है। मेरी बात समझ रहे हो? अब हुआ क्या, मैं लेकर आई हूं प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या लेकर आई? मैं प्लास्टर ऑफ पेरिस लेकर आई और मुझे एक मूर्ति बनानी है। ठीक है, मुझे एक छोटी सी क्या बनानी है? मूर्ति बनानी है, या फिर फ्लावर वेस होता है ना जो, अरे ठीक है मूर्ति बनानी है। तो मैंने क्या करा, प्लास्टर ऑफ पेरिस को, क्योंकि ये क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस तुम्हारा पाउडर फॉर्म में होता है। कैसे फॉर्म में होगा? पाउडर फॉर्म में होगा। तो मैंने लिया प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब पाउडर है और मूर्ति बना रहे हैं तो पानी तो मिलाना ही पड़ेगा ना। तो इसमें मैं क्या ऐड कर रही हूँ? मैं वाटर की मॉलिक्यूल ऐड कर रही हूँ। समझे? जब वाटर का मॉलिक्यूल ऐड कर दूंगी तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा फिर से वही सेम चीज जिससे ये मिलकर बना था, वही सेम चीज जिससे ये बना हुआ था। समझ रहे हो कि नहीं? इसका मतलब यहाँ पर जो भी मैंने पानी का मॉलिक्यूल मिलाया है, इसने कितना पानी यूज करा है? इसने 3/2 पानी यूज कर रखा है। मुझे थोड़ी पता 3/2 कितना देना है, मैंने तो पानी दिया जितने। अब इतना पानी भी नहीं दे दिया कि वो पूरा का पूरा पानी जैसा हो गया, लिक्विड। इस हिसाब से दूंगी ना कि वो आटे जैसा बन जाए। समझ पा रहे हो मेरी बात या नहीं? तो मैंने इसको पानी दिया तो ये इसमें कन्वर्ट हो गया। समझ में आई बात? में आ रही है ना बात? तो अब इससे मैंने क्या करा, मैंने शेप देना स्टार्ट कर दिया। जैसे क्ले नहीं होता क्ले, तो ये मैंने इसको क्ले जैसा बना दिया। अब मैंने इसको क्या करा, शेप देना स्टार्ट कर दिया। शेप देने के बाद मैंने इसको छोड़ दिया जब ऐसे ही, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है? ये हार्ड सॉलिड मास में कन्वर्ट हो जाता है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझे? ये हार्ड सॉलिड मास में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि अब वो सॉलिड हो गया।
आई बात या नहीं आई? समझ में आ गया? सुनो, यहां तक का तो सब क्लियर हो गया होगा। अब मैंने क्या बोला, मैं इस प्लास्टर ऑफ पेरिस को खरीद के लेकर आई बाहर से पाउडर के फॉर्म में, समझे? अब अगर ये पाउडर नहीं होगा तो जैसे चूना नहीं आता, या तो पाउडर के फॉर्म में आएगा, बड़ा सा वो आता है, गोला सा आता है कि नहीं, उसको फिर तोड़ तोड़ के छोटे सा चूना जैसा बना दिया मैंने, मतलब कि पाउडर बना दिया मैंने। तो जब मैंने पाउडर लेकर आई, इसमें मैंने पानी मिलाया, मुझे नहीं पता कितना पानी मिलेगा, बट मैंने इसमें पानी मिलाया, इसको जितनी की रिक्वायरमेंट थी उसने पानी लिया, पानी लेने के बाद वापस वही बन गया जिससे ये बना था, ठीक है? अब इसके बाद मैंने इसका स्ट्रक्चर बनाया जो भी मुझे बनाना था। मानो कि मुझे एक मतलब कि मुझे कोई वही मैंने क्या बोला था, एक मूर्ति बनानी है, तो मैंने एक मूर्ति बनानी थी, मैंने बनाया, उसके बाद इसको छोड़ दिया सूखने के लिए। सूखने के बाद यही जिप्सम हार्ड हो जाता है। समझ में आई बात? तब मैंने तुमसे बोला था कि ये चीज मिलेगा नहीं तुमको, क्योंकि तो हार्ड वाला चीज है ना, इसको तो इससे बना रखा इतना ही 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि पानी उबलता है ना इसमें, कि नहीं उबलता है कि नहीं? तो तुम्हें इतना हीट करना पड़ेगा तब जाके बने, अपने घर में थोड़ी करेंगे इसको। समझ रहे हो मेरी बात या नहीं? ठीक है, हाँ, ये समझ में आया कि नहीं? तो इसको जब हम ऐसे छोड़ देते हैं तो ये सॉलिड होते जाएगा, ये हार्ड होते जाएगा, और उसके बाद अगर तुम्हें लगा कि यार मैंने तो गलत बना दिया, ये यहां से टेढ़ा हो गया, मूर्ति ऐसे हो गया, फिर से तुमने उस मूर्ति को तोड़ा, पानी वानी मिलाया, और अगर तुम सोच रहे हो फिर से मूर्ति बन जाएगी, फिर मूर्ति नहीं बनेगी। कहने का मतलब, एक बार अगर ये हार्ड हो जाता है, एक बार ये हार्ड हो जाता है, इसको तुम पानी डालोगे, अरे इसमें पानी डाल रहे हो, इसमें थोड़ी डाल रहे हो, इसमें पानी डालोगे और तुम्हें लग रहा है कि मैं इसको फिर से क्या बना लूं, आटे जैसा बना लूं और नई मूर्ति बनाऊं, नहीं बन पाएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं? क्योंकि वो प्रॉपर्टी खो चुका है, पानी की मॉलिक्यूल तो 2 ही थे, अब उससे ज्यादा तुम पानी मिला रहे हो। अब ये, अरे जब सूखने के बाद तो ये बनना चाहिए ना, तुम पानी मिलाओगे अगर इसके अंदर तो ये सूखेगा, तो ये थोड़ी बनेगा। आ रही बात समझ में? क्या बोल रही है? नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? तो इसको अगर तुम सोच रहे हो कि गलत बन चुका है, इसमें पानी मिला के मैं इसको ठीक कर दूं, अगर इसको तोड़ तोड़ के तुम थोड़ा थोड़ा पानी मिलाओगे, उसके बाद भी ठीक नहीं होगा। आई बात समझ में कि नहीं आई? अरे थोड़ा सा दिमाग लगाओ। एक बार जब प्लास्टर निकल गया, प्लास्टर को जब तोड़ते हैं या काटते हैं, जो भी करते हैं, उसमें पानी डाल के क्या दूसरे इंसान के लिए प्लास्टर बना देंगे क्या? वो तो फेंक देते हैं ना। अगर गलती से फॉल सीलिंग कहीं से टूट गई तो उसको पानी मिला के वहां पे खुद ही मिस्त्री जैसे बन के वहां पे लगा दोगे तो बन जाएगा क्या? वो तो टूट गया ना, अब दोबारा से नया बनाना पड़ेगा पूरा। आ रही बात समझ? या नया नहीं बनाना तो प्लास्टर पेरिस लेकर आके उतने हिस्से को दोबारा से रेनोवेट करना पड़ेगा, दोबारा बनाना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आई? अब क्या कह रहा है, अगर जिप्सम, ये रहा जिप्सम को मैंने क्या बोला था, 373 केल्विन को तक का हीट कर सकते हो, ठीक है? 373 केल्विन तक का हीट कर सकते हो, या 100 डिग्री सेल्सियस तक का हीट कर सकते हो। अगर तुमने टेम्परेचर यहाँ पर 373 से ज्यादा कर दिया, ये ज्यादा का साइन है ना, यानी कि यहाँ पे जो भी तुमने टेम्परेचर रखा है वो ज्यादा है 373 से, यही तो हुआ इसका मतलब। समझ में आ रहा है? लेस देन का मत समझना इसको, इसका मतलब क्या है, ग्रेटर देन। तो अगर तुम ये जिप्सम को 373 से ज्यादा टेम्परेचर दोगे, 373 पे हो क्या रहा था, इसमें से आधा पानी का मॉलिक्यूल निकल गया था, उससे ज्यादा टेम्परेचर दोगे तो अभी बचा कुचा मॉलिक्यूल भी तो अलग हो जाएगा, हाँ है ना? सारा का सारा पानी का मॉलिक्यूल अलग हो चुका है हाई टेम्परेचर पर, तो अब इसके पास पानी का मॉलिक्यूल बचा ही नहीं, प्लास्टर ऑफ पेरिस पर बना ही नहीं। समझे कि नहीं समझे? और ये क्या बना, ये बना कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, लेकिन आगे क्या लगा दिया, एनहाइड्रस। एन का मतलब नॉट, एन एरोबिक, याद है कि नहीं? एन का मतलब नॉट, हाइड्रस मतलब पानी, मतलब इसके पास पानी के मॉलिक्यूल नहीं है। समझ में आया कि नहीं? तो ये हो गया एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट, और इसके पास क्या प्रॉपर्टी नहीं है, हार्ड होने वाली प्रॉपर्टी नहीं है। मेरी बात समझे? क्या बोला मैंने? जिप्सम को जब तुमने ज्यादा टेम्परेचर दिया, कितना टेम्परेचर, 373 से ज्यादा, कुछ भी दे दो, यहाँ पे मैंने 400 लिखा हुआ ना, 400 से ऊपर, एक्चुअल में 373 से ज्यादा अगर तुम टेम्परेचर दोगे, होगा क्या, इसकी बॉडी का सारा पानी निकल जाएगा। सारा पानी अगर इवेपोरेट या अलग हो चुका है तो अब ये जो बचा है वो है एनहाइड्रस, यानी कि विदाउट वाटर। जब ये पानी नहीं होगा तो ये हार्ड नहीं हो सकता। समझ रहे? इसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कौन सी वाली, हार्ड होने वाली प्रॉपर्टी। वही सेम लिखा हुआ है, अगर जिप्सम को गर्म करते हो 400 केल्विन से ज्यादा, वैसे तो 373 से ज्यादा लिखा है बुक में, बट यहाँ पे लिखा है 400 केल्विन से ज्यादा, तो यहाँ पर डेड बर्न्ड, आई समझाती हूँ क्या है, प्लास्टर, ये जो है एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट, इसको हम बोलते हैं जला हुआ प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है? जला हुआ या डेड प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो यही बोला है, डेड बर्न्ड, जला हुआ। ये डेड मतलब तो पता ही है तुम्हें क्या होता है, बर्न्ड मतलब जला हुआ, है ना? तो ये जला हुआ प्लास्टर ऑफ पेरिस है, यानी कि एनहाइड्रस कॉपर कैल्शियम सल्फेट हो गया इसका नाम। ये बनता है, और इसके पास प्रॉपर्टी नहीं होती, कौन सी वाली, हार्डनिंग वाली, यानी कि हार्ड होने वाली प्रॉपर्टी इसके पास नहीं होती। ठीक है, आगे क्या है, यूजेस है, ये इसलिए कह रही हूँ बुक में दे रखा है, और बुक में पूछता भी है, ये ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं पूछेगा। हाँ, अगला क्या है, इसके यूजेस। सबसे पहला सब कुछ पढ़ा हुआ है, डॉक्टर के द्वारा यूज किया जाता है। क्यों यूज किया जाता है इसको,
क्योंकि भैया अगर कभी बोन्स फ्रैक्चर हो जाती है तो उसको उसके राइट पोजीशन पे बुलाने के लिए क्या किया जाता है, इसका यूज किया जाता है। किसका यूज कर रहे हैं यहाँ पर हम, जिप्सम का यूज करें कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का, प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्योंकि यहाँ पर टॉपिक किसके बारे में पढ़ रहे हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। आ जाओ, अगला क्या बोला गया है, डेकोरेटिव आइटम्स, मैंने बताया ना मूर्ति वगैरह बनाना है या फिर घर में सजाने के लिए जो भी तुम आइटम्स बनाना चाहते हो तो इसका यूज करते हैं, समझ में आया। तीसरा क्या है यहाँ पर, सीलिंग्स पर जो डिजाइन बने जाते हैं जिसको फॉल सीलिंग कहते हैं, तो सीलिंग्स पे जो डिजाइन बनाए जाते हैं वो इससे बनाए जाते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। आ गया नहीं आया, कोई दिक्कत तो नहीं। यहाँ पर हमारे क्या खत्म होता है, सारा का सारा जितने भी सॉल्ट्स है वो खत्म हो गया। चैप्टर का बस एक लास्ट टॉपिक बचा है वो पढ़ रहे हैं, उसके बाद चैप्टर भी हमारा क्या हो जाएगा, खत्म। ठीक है, लास्ट टॉपिक हमारा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इसको खत्म कर रहे हैं आज। ठीक है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पहले पढ़ने से पहले यहाँ पे कुछ मैंने एग्जाम्पल लिखे हुए। एग्जाम्पल में तुम्हें क्या दिख रहा है, जैसे कि अगर मैंने ऐसे लिखा हुआ है, तुमने पढ़ा है, इसका नाम पता है ना तुम्हें, पता है कि नहीं पता, अभी ऊपर भी तो लिखा हुआ है, क्या होता है इसका नाम, कॉपर सल्फेट, पढ़ रखा है ना तुमने। और यहाँ पर भी तो कॉपर सल्फेट ही है, यहाँ पर लेकिन एक्स्ट्रा चीज क्या लगा रखा है, 5 वाटर की क्या है, मॉलिक्यूल्स है। जब तुम किसी भी एक सॉल्ट में, सॉल्ट समझते हो ना क्या होता है, एक प्लस का और माइनस वाले को तो सॉल्ट कहते हो, जब भी तुम किसी सॉल्ट में वाटर के मॉलिक्यूल्स भी ऐड करते हो, अब किसी में 5 करे किसी में 7 करे, ये क्या मतलब, वो अपने मन से थोड़ी ऐड करना है, अपने मन से ऐड नहीं करना होता है। ठीक है, वो एलिमेंट अपने अकॉर्डिंग, वो एलिमेंट, वो कंपाउंड, वो सॉल्ट अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग जितने पानी के मॉलिक्यूल्स को अपने ऊपर चिपकाना चाहता है वो चिपका सकता है। समझ में आ रही बात या नहीं। ठीक है, जब मैंने तुम्हें चैप्टर नंबर 1 पढ़ाया था, मैंने तुमसे बोला था ये जो फेरस सल्फेट, क्या नाम है इसका, फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट है कि नहीं है, कहीं पढ़ा था इसको हमने चैप्टर नंबर 1 के अंदर। इसका कलर याद है, ग्रीन, इसका कलर कैसा होता है, ग्रीन होता है। तो इनका जो कलर आ रहा है ग्रीन, ब्लू, येलो, व्हाइट, वो इस वजह से आ रहा है क्योंकि इनके पास पानी के मॉलिक्यूल हैं। और ऐसा क्यों होता है कि पानी के मॉलिक्यूल होते हैं तो इनका कलर आता है, ये क्लास 12th में जाके पढ़ेंगे केमिस्ट्री के अंदर। समझ रहे हो मेरी बात या नहीं, ऐसा क्यों होता है। अभी यहाँ पर क्या है, जब तुम फेरस सल्फेट का कलर लिखते हो ना, फेरस सल्फेट का कलर, तुम उसका, फेरस सल्फेट मतलब सिर्फ FeSO4 होगा। अगर फेरस सल्फेट का कलर लिखोगे तो वो कलरलेस यानी कि व्हाइट आएगा। क्यों, क्योंकि इसकी बॉडी का पानी उड़ चुका है। समझ पा रहे हो मेरी बात या नहीं, तुमने ये रिएक्शन पढ़ी थी, याद है। फेरस सल्फेट को जब हम हीट करते हैं, फेरस सल्फेट को जब हम हीट करते हैं तो FeSO4, याद है कुछ की नहीं है, FeSO4 नहीं, सबसे पहले तो क्या बनता है, सबसे पहले बनता है FeSO4 डॉट, ये पानी, FeSO4 अलग हो जाता है और पानी अलग हो जाता है। उसके बाद फिर जब इसको बहुत ज्यादा हीट करते हैं तो ये बन जाता है Fe2O3, SO2 गैस और SO3 गैस। पता है नहीं पता, याद है ऐसा, पहले चैप्टर के अंदर रिएक्शन याद है। तो भाई जो तुम FeSO4 को, बुक में तो वो रखा है ना, फेरस सल्फेट को तुम हीट करते हो ये बनता है, ये फेरस सल्फेट एनहाइड्रस वाला है। एनहाइड्रस समझाया था, एनहाइड्रस मतलब जिसके पास पानी के मॉलिक्यूल नहीं होते। अगर तुम्हारी बुक में लिखा है फेरस सल्फेट क्रिस्टल, अगर क्रिस्टल बोला गया है तो वो यही है, क्योंकि क्रिस्टल का व्हाइट कलर, सॉरी ग्रीन कलर होता है, जो कि ये है। मेरी बात समझे या नहीं समझे। ठीक है, तो इन सबके कलर होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि इनके पास क्या चिपके हुए हैं, वाटर के मॉलिक्यूल चिपके हुए हैं। और जो वाटर के मॉलिक्यूल चिपके हैं वो कैसे चिपके हैं, वो क्लास 12th में हम जाके पढ़ेंगे। समझ में आया कि नहीं। तो अगर तुम इन 2 टाइप के मॉलिक्यूल्स को देख रहे हो तो इसमें अंतर किस चीज का है, वाटर के मॉलिक्यूल्स का अंतर है। इन्हीं वाटर के मॉलिक्यूल को तुम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हो। आया नहीं आया, यही जो तुम्हारे पास वाटर के मॉलिक्यूल चिपके हुए हैं इसी को हम क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या वॉशिंग सोडा याद है, याद है कि नहीं। वॉशिंग सोडा हमने किससे बनाया था, क्या हमने Na2CO3 में हमने 10 पानी के मॉलिक्यूल चिपका दिए थे, याद है कि नहीं। लास्ट स्टेप, थर्ड स्टेप जो पढ़ा था, Na2CO3 में हमने 10 पानी के मॉलिक्यूल चिपका दिए थे तो हमको क्या मिल गया था, वॉशिंग सोडा मिला था। याद है कि नहीं, याद है ऐसा। तो हमने जो ये प्रोसेस करवाई थी इसके ऊपर लिखा था रिक्रिस्टलाइजेशन, याद है। ठीक है, तो रिक्रिस्टलाइजेशन मतलब इस पानी के मॉलिक्यूल को इसकी बॉडी पे चिपकाना। आया कि नहीं। तो ये जो तुम्हारा डायग्राम, ये जो तुम्हारा फॉर्मूला बना, ये भी किसके अंदर आता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के अंदर आता है। आया, इतना समझ में आ गया। पढ़ लेते क्या बोला है, कुछ कंपाउंड्स, कुछ सारे कंपाउंड्स नहीं, जैसे कि क्या, Fe2O3 पढ़ रखा है, सब पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, पढ़ रखा है ना सभी ने। तो ये वाला कंपाउंड की मैं एग्जांपल ले लूंगी, अगर या फिर Al2O3 ऐसा कुछ एग्जांपल पढ़ रखा होगा तुमने, इनके साथ थोड़ी चिपका रखा है तुमने पानी के मॉलिक्यूल्स वगैरह। आई बात समझ में। कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं, कुछ कंपाउंड्स होते हैं जैसे कि ये रहा, जैसे कि ये रहा। समझ में आया कि नहीं। तो कुछ हमारे पास ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, कैसे, जिनके पास पानी के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनके पास पानी के मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं। लिखा है कि नहीं लिखा।
फिर इस वाटर को, इसी वाटर को हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। आया? अभी तो बोला ये जो पानी के मॉलिक्यूल्स है इन्हीं को तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कह रहे हैं। तो कुछ मॉलिक्यूल्स के पास, कुछ कंपाउंड्स के पास क्या होते हैं, पानी के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। इन्हीं पानी के मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। कोई दिक्कत यहां तक का? फिर बोला गया है और इस कंपाउंड को, ऐसे कंपाउंड जिनके पास पानी के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं उनको हाइड्रेटेड सॉल्ट कहते हैं। ठीक है, इसको समझने से पहले कि हाइड्रेटेड मतलब क्या है, तुमको मैंने एनहाइड्रस वर्ड सिखाया था। एनहाइड्रस, एनहाइड्रस मतलब एन का मतलब क्या होता है, नॉट। एन का मतलब क्या था, नॉट। हाइड्रस मतलब क्या, पानी। जिसके पास पानी के मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं होंगे उसको क्या बोलेंगे, एनहाइड्रस मॉलिक्यूल। आ रहा है समझ में कि नहीं? और जिसके पास पानी का मॉलिक्यूल होगा उसको क्या बोलेंगे, हाइड्रस मॉलिक्यूल, है ना? तो ये क्या है, क्या ये तुम्हारे पास सॉल्ट होते हैं प्लस और माइनस से, प्लस और माइनस से जो बने होते हैं, क्या उसको सॉल्ट कहते हैं? तो क्या इनको मैं हाइड्रेटेड सॉल्ट कह दूंगी क्योंकि इनके पास पानी के मॉलिक्यूल अटैच है? आया कि नहीं आया? तो ऐसे कंपाउंड्स के पास, ऐसे कंपाउंड जिनके पास पानी के मॉलिक्यूल होते हैं उन पानी के मॉलिक्यूल को तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। और ऐसे कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं हम, ऐसे कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं, हाइड्रेटेड सॉल्ट। क्या बोलते हैं ऐसे कंपाउंड्स को, हाइड्रेटेड सॉल्ट। आया इतना कि नहीं आया? अब आगे कुछ लिखा हुआ है, ये है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की डेफिनेशन। ठीक है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। फिक्स नंबर, 5 से कम हुआ तो इसको हम कॉपर सल्फेट वाला नहीं कहेंगे। देखो तुमको मैंने जब पहला चैप्टर पढ़ाया था उसमें कॉपर सल्फेट का कलर दिखाया था, कुछ याद है? कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू होता है और तुमने बोला FeSO4 का कलर कैसा होता है, ग्रीन होता है। तुमने बताया ना ये चीज, जबकि वो कॉपर सल्फेट डॉट पेंटा, ये पहले इसका नाम देखो क्या लिखा है, कॉपर सल्फेट, 5 के लिए क्या लिखा है, पेंटा, और वाटर के लिए क्या लिखा है, हाइड्रेट। तो कॉपर सल्फेट पेंटा हाइड्रेट इसका नाम हो गया। इसका नाम मैंने तुम्हें चैप्टर नंबर 1 में भी लिखवा रखा है, फेरस सल्फेट हेप्टा हाइड्रेट। आया समझ में कि नहीं आया, क्या लिखा? अब मैं तुमसे क्या बोल रही हूँ, इनके पास पानी के मॉलिक्यूल फिक्स होते हैं। अगर इसके पास 4 पानी के मॉलिक्यूल हो जाए, इस ऊपर वाले के पास, या 6 पानी के मॉलिक्यूल हो जाए तो इसका कलर बदल जाएगा, ब्लू नहीं रहेगा, कुछ और कलर हो जाएगा उसका। बट पानी का मॉलिक्यूल है तो कलर जरूर आएगा। आ रही बात समझ में? उसके पास पानी का मॉलिक्यूल है तो कलर जरूर आएगा, लेकिन वो कलर कुछ भी हो सकता है। अगर इसके पास 5 पानी की मॉलिक्यूल है तो कलर कैसा आएगा, ब्लू आएगा। समझ में आ रही बात या नहीं? ठीक है, तो उसने क्या बोला है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब होता है फिक्स नंबर ऑफ पानी के मॉलिक्यूल किसके पास प्रेजेंट होते हैं, किसके पास प्रेजेंट होते हैं, 1 फॉर्मुला यूनिट ऑफ सॉल्ट। अब ये क्या है, सॉल्ट मतलब ये हो गया CuSO4। CuSO4 तुम्हें 1 मोल पता है, नहीं पता? 1 मोल पता है ना? जैसे मैंने लिखा CuSO4 तो इसके आगे 1 लगा दो, ये तो हो गया 1 मोल, हुआ कि नहीं? जो ऐसे कंपाउंड्स के आगे, कंपाउंड नहीं भी होगा, अगर जैसे मैंने लिखा जिंक, जिंक के आगे मैंने 2 लिख दिया तो ये क्या हो जाएगा, जिंक के क्या हो जाएंगे, ये मोल्स हो जाएंगे। समझ में आ रही बात या नहीं? तो जब तुम आगे नंबर लिखते हो उसी को मोल कहते हैं। और मोल पता है क्या होता है, मोल पता है क्या होता है? मैंने बोला एक एटम कैसा होता है, एक एटम में, जैसे मैंने तुमसे बोला क्या तुम्हें एक एटम दिखाई देता है, मैंने जिंक की रिएक्शन करवाई तो जिंक तो तुम एक एटम मानोगे, क्या तुम्हें जिंक दिखाई देता है, एक एटम वो दिखता है, क्या नहीं दिखता? क्या मॉलिक्यूल दिखाई देता है? वो तो बहुत सारे एटम्स को मिला के बना होगा, बट हमें मॉलिक्यूल भी नहीं दिखता। तो हमें दिखता क्या है, हमें 1 मोल मॉलिक्यूल दिखता है या 1 मोल पार्टिकल दिखता है। अब 1 मोल कहने का मतलब क्या है, जिसके पास 6.023 इंटू 10 की पावर 23 क्या होते हैं, पार्टिकल्स। अब ये क्या हुआ, ये वाली चीज क्या हुई, ये वाली वैल्यू देखो पहले, 23 प्लस का है कि माइनस का है, प्लस का। ये वैल्यू बहुत बड़ी है कि बहुत छोटी वैल्यू है, बहुत बड़ी वैल्यू है। पार्टिकल्स की जगह मैंने बोला जिंक के कितने एटम थे, तो तुम बोलोगे इतने एटम्स थे। आई बात समझ में? मैंने बोला तुम जिंक के कितने एटम्स को देख सकते हो, कितने एटम्स को नहीं, हम तो एक ही को देख, हम तो एटम देखते ही नहीं है। जब इतने सारे एटम्स आपस में मिल जाएंगे तब मैं उसको देख पाऊंगी। आ रहा है समझ में? जब इतने सारे एटम्स आपस में मिल जाएंगे तब वो 1 मोल कहलाएगा और तब मैं उसको देख पाऊंगी, अदरवाइज मैं उसको नहीं देख सकती। तो अगर एक नमक का छोटा सा कण, नमक का छोटा सा दाना मुझे अगर दिख रहा है, मतलब वो इतने पार्टिकल्स को लेकर बैठा हुआ। आया क्या बोल रही हूँ या नहीं आ रहा? ठीक है, 1 मोल समझ में आया ना? 1 मोल क्या होता है, जिसके पास 1 मोल क्या होता है, 1 मोल होता है जिसके पास इतने सारे पार्टिकल्स होते हैं। समझे? तो ये जो आगे वाला नंबर लिख रहे हो उसी को हम क्या बोलते हैं, मोल्स बोलते हैं। मेरी बात समझ में आई नहीं आई? ठीक है, अच्छा अब क्या करना है फिर, यहां पर से मुझे क्या समझना है, मुझे ये समझना है भाई, यहां पर फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट लिखा है कि नहीं लिखा? लिखा है ना। सॉल्ट मतलब क्या होता है, जो प्लस और माइनस से मिलकर बनता है उसको सॉल्ट कहते हैं। सॉल्ट के लिए हम मोल की जगह पे एक वर्ड लगा देते हैं, फॉर्मूला। समझ रहे हो कि नहीं? मोल, अरे जैसे ये हो गया ना 1 मोल
सॉल्ट के लिए, सिर्फ सॉल्ट के लिए, जैसे मैंने ये क्या था, ये सॉल्ट है क्या, क्या ये सॉल्ट है, नहीं है ना, तो इसके लिए 2 मोल लगाया जाएगा, शब्द क्या लगाया जाएगा, मोल, लेकिन ये क्या है, सॉल्ट, तो सॉल्ट के लिए वर्ड लगा दिया फॉर्मूला यूनिट। समझ में आई बात या नहीं, सॉल्ट के लिए क्या लगा दिया, फॉर्मूला यूनिट या फॉर्मूला, सीधे सीधे आई मेरी बात समझ में कि नहीं आई, आ गया है। सॉल्ट के लिए फॉर्मूला लगा देते हैं, एटम होता या मॉलिक्यूल होता, कुछ और होता जो सॉल्ट नहीं होता, तो उसके लिए हम सीधे सीधे क्या लगा देते हैं, मोल लगाते हैं। मेरी बात समझी नहीं समझे, ठीक है, तो बस सॉल्ट के लिए क्या लगा देते हैं, फॉर्मूला वर्ड लगा देते हैं। आया कि नहीं आया, अगर इस तरीके से समझ में आ गया अच्छी बात है, अगर ये समझ में नहीं आता तो इसको ऐसे समझो, क्या CuSO4 या फिर FeSO4, मैं इसलिए सिर्फ इन्हीं का एग्जांपल ले रही हूं क्योंकि इन्हीं के पास पानी के मॉलिक्यूल चिपके हैं ना, क्या इसका फॉर्मूला यही है, तो एक फॉर्मूला, यानी कि एक फॉर्मूला, वैसे तो ऐसा नहीं समझाते बट ठीक है, समझ में आ रहा है तुमको, एक फॉर्मूला में, एक फॉर्मूला किसका, सॉल्ट का, सॉल्ट का यूनिट मतलब 1 होता है कि नहीं होता, तो 1 फॉर्मूला यूनिट मतलब जब तुम सिर्फ एक ही फॉर्मूला लेते हो, उस एक फॉर्मूले के साथ जितने पानी के मॉलिक्यूल चिपके होंगे उसी को हम क्या बोल देते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। आया या नहीं आया, अरे इसके आगे 2 भी तो लगा सकती हूं मैं, ये हो जाएगा 2 फॉर्मूला यूनिट, ठीक है, लेकिन वो क्या बोल रहा है, 2 फॉर्मूला यूनिट कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि भाई ये 2 के साथ 5 मॉलिक्यूल शेयर हो रहे हैं, क्या पता ऐसा हो जाए, है ना, लेकिन ऐसा नहीं बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है कि जो तुम्हारे पास एक फॉर्मूला यूनिट है, एक फॉर्मूला यूनिट समझ रहे हो, सॉल्ट के लिए हम फॉर्मूला वर्ड लगाते हैं, सॉल्ट के लिए क्या वर्ड लगा लेते हैं, फॉर्मूला, तो सॉल्ट पता ना क्या होता है, प्लस माइनस चार्ज वाला, तो ये एक फॉर्मूला यूनिट में, एक फॉर्मूला यूनिट में जितने पानी के मॉलिक्यूल चिपके होंगे उसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कह देते हैं, और वो पानी के मॉलिक्यूल फिक्स होते हैं। समझ में आया कि नहीं, एक फॉर्मूला यूनिट ये हुआ या नहीं हुआ, आया ना, तो ये जो एक फॉर्मूला यूनिट है इसमें तुमने जितने पानी के मॉलिक्यूल चिपका रखे हैं इसी को तुमने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहा है, और ये पानी के मॉलिक्यूल क्या है, फिक्स। आया नहीं आया, बस वही लिखा हुआ है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन फिक्स नंबर के पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं एक फॉर्मूला यूनिट के, किसके एक फॉर्मूला यूनिट में, सॉल्ट के एक फॉर्मूला यूनिट पे, समझे कि नहीं। ऐसे सॉल्ट्स को हम क्या बोल देते हैं, हाइड्रेटेड सॉल्ट्स, जिनके पास पानी के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होती है। इसका मतलब ये नहीं कि गीले होते हैं, इनमें थोड़ा सा मॉइस्चर रहता है, नमी रहता है, नहीं भी समझ में आता चल जाएगा। इसका नाम क्या लिखा है, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, इसका नाम क्या है, फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, इसका कलर होता है ब्लू, इसलिए इसको एक और नाम दे रखा है ब्लू विट्रियोल। कल को क्वेश्चन अगर आया ब्लू विट्रियोल का क्या लिख के बताओ, केमिकल फॉर्मूला लिख के बताओ, तो लिख दोगे ये केमिकल फॉर्मूला। अगर पूछेगा ब्लू विट्रियोल का क्या लिखो, केमिकल नेम लिखो, तो क्या इसको लिख दोगे। समझ में आ गया कि नहीं आया, क्या CuSO4 ब्लू विट्रियोल होता है, हाँ CuSO4 ब्लू विट्रियोल होता है, क्या होता है CuSO4.5H2O, ये पूरा तुम्हारा ब्लू विट्रियोल होता है। आगे नहीं आया, यहाँ पे हमारा क्या खत्म होता है, चैप्टर जो है एसिड बेस एंड सॉल्ट वो पूरा खत्म होता है।